बाद दे देता और डेयरी मिल्क वाली ले लेते। किटकैट वाली दी, डेयरी मिल्क ले ली, कणक दी, चावल ले लिए, चावल दिए, सरसों ले ली। तो क्या है मतलब कोई प्रेम प्रूम हो जाए बाद में कमी में की सके ब्याह कौन करा मैं करांगा तो या बीसा करांगा तो करा ही कोनी। बीसी लुगाई ना वैदिक धर्म के अंदर छोरी ने के कहता आमाजू ए माजू, या तो वो आसी नहीं तो आसी वो। इन जिज्ञासा समझी जीवन भर अविवाहित रहने वाली कन्याओं के लिए अमाजू शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे कहानी सुन। एक नोट पाछा को नहीं देड़ा अर्जे दे दिया रिश्तेदारी तो मरे ही को नहीं फिर बैठे रोते कभी मम्मा को फोन करो थे फड़ा। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, नून प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं योगेश जोशी आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल यश हेलो इंडिया में। आज तक 4 पार्ट आ चुके हैं हिस्ट्री के, आज 5वां पार्ट है, पार्ट 5। इसके अंदर आज हम करेंगे, कल सिंधु सभ्यता होगी थी, आज हम करेंगे वैदिक सभ्यता। छोटी सी, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, इसमें कुछ धर्मों के बारे में आज हम, कल से हम जैन धर्म, फिर बौद्ध धर्म, जैन और बौद्ध साथ में कर लेंगे, इस्लाम धर्म उस 1-2 दिन में धर्म कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, बस टेंशन लो। और ये अगर लेसन की बात करो तो लेसन नंबर 4 है जो आज कर रहे हैं, ठीक है, अध्याय नंबर 4। किसका करवा रहा हूँ वो तो आप अपनी बुक में देख लेना, कौन सी बुक में ये 4 नंबर टॉप लेसन वैदिक सभ्यता। देखिए वैदिक सभ्यता में ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं करूँगा, इसका टाइम पीरियड है मंडा 1500 BC से 600 BC। क्या मंडा 1500 BC से 600 BC तक इसका टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड को हमने बांट दिया 2 भागों में। पहला भाग बांटा ऋग्वेद काल और दूसरा बांटा उत्तर वैदिक काल। आगे कहानी सुन, पहला ऋग्वेद काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। अब इसका टाइम पीरियड, अब देखो इसमें 2 पार्ट किए हैं अपने, तो इसका भी 2 पार्ट करना पड़ेगा। तो याद रखना मंडा 1500 BC से, क्योंकि ये उल्टे चलते हैं BC, 1500 से 1000 BC ये ऋग्वेदिक काल है और 1000 से 600 BC उत्तर वैदिक काल, ठीक है। अब देखो इसमें ऋग्वेद में सबसे नदी का जो एरिया था वो सिंधु नदी थी और उत्तर वैदिक काल में जो नदी है वो गंगा रहेगी, ठीक है। अब देखो आर्यों द्वारा विकसित ग्रामीण सभ्यता, हमने सिंधु को पढ़ा था, वो कौन सी थी? सिंधु सभ्यता पढ़ी थी, कल ही पढ़ी थी। कौन सी सभ्यता थी? जल्दी कमेंट करो, मेरे को पता लगे कौन कौन से देख रहे हैं अभी। अगर कुछ बोल लूं कि कमेंट करके बताओ तो कमेंट करके बता दिया करो। ये है नगर प्रधान सभ्यता। तो ये कौन सिंधु कौन सी है? नगर प्रधान। और कंपैरिजन करोगे तो याद भी जल्दी आएगा। तो सिंधु सभ्यता नगर प्रधान थी और ये कौन सी थी? ग्रामीण सभ्यता। ये कौन सी थी? ग्रामीण सभ्यता। किसके द्वारा? आर्यों के द्वारा। अब इतनी बात होगी। अब ये आर्य मूल निवासी कहाँ के थे? मूल निवासी कहाँ से थे? तो ये थे मध्य एशिया के। कहाँ से? मध्य एशिया। किसके अकॉर्डिंग? मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई। उसके बाद इनका जो सबसे पहले ये जो विराजमान हुए थे, ये पंजाब अफगानिस्तान क्षेत्र में सबसे पहले विराजमान हुए थे, ठीक है। आसपास मतलब इन्होंने निवास किया था, ये विराजमान हुए थे। इतनी कहानी समझ में आ गई। इनकी जो लैंग्वेज थी आर्यों की वो संस्कृत थी, ठीक है। और इसका ऋग्वेद काल एक इसका उदाहरण है। अब इसके अंदर क्या हुआ देखो, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा आज, छोटी सी करूंगा क्योंकि यार ऑफलाइन बच्चों को भी बिठाना है। तो इसके अंदर क्या कैटेगरी बांट दी गई। कैटेगरी कैसी कैसी? मान लो जैसे पंच, सरपंच, ठीक है, MP, MLA, ऐसे कुछ पोस्टें बांट दी गई। अब देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे। इसमें सबसे छोटा होगा कुल। कुल होता है, कुल मतलब परिवार होता है। परिवार का जो मुखिया होगा वो कुलपति होगा। क्या होगा? कुलपति होगा। कुल का पति मतलब जो उसका होगा बड़ा वही होगा। अब इससे बड़ा कौन होगा? कुलपति से बड़ा विष होगा, ठीक है। और विष का मुखिया कौन होगा? विषपति होगा।
ठीक है, इससे बड़ा कौन होगा? जन। और जन का मुखिया क्या कहलाएगा? राजन। ठीक है, विश्व समाज, कई समाजों के साथ एक जन बना, ठीक है, और जन का मुखिया कौन हो गया? राजन। और जो कई जन मिलके एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, और उस राष्ट्र का जो मुखिया होगा वो कहलाएगा राजा। कहानी समझ में आ गई? सबसे बड़ा वैदिक काल में कौन सी पोस्ट थी राजा की? क्या संभालता था? राष्ट्र। जन, राजन, विश्व, विश्वपति। सबसे छोटी इकाई अगर पूछ ली जाए, सबसे छोटी इकाई समाज की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो कौन सी थी मंडा? कुल थी। कुल मतलब एक कुल, एक परिवार, ठीक है, उसका मुखिया कुलपति कहलाता था। कई कुल मिल जाए तो एक विश्व बनता था, और विश्व का जो मुखिया होता था वो विश्वपति कहलाता था। और कई विश्व मिल जाए तो एक जन बन जाता है, और एक जन का मुखिया राजन होता था। और कई जन मिलके एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, और उस राष्ट्र का मुखिया राजा होता था। आगे कहानी समझ में? ठीक है, अब कुछ अधिकारियों की बात करेंगे। जहां से प्रश्न आते हैं सिर्फ वही पढ़ा रहा हूं, इधर उधर की कहानियां नहीं बता रहा। ठीक है, थोड़ा सा रिस्पॉन्स दोगे तो ज्यादा पढ़ाने का मन करेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कवर कराने के मन करेगा। देखो, प्रमुख अधिकारी, प्रमुख अधिकारी के मंडा? प्रमुख अधिकारी लवंडिया ने देखो, एक होता था धार्मिक अधिकारी। किसो? धार्मिक अधिकारी। ठीक है, दूसरे कौन से होते थे? गुप्तचर। नाम हो तो सारे, आजकल नाटक सारा ही देखे। ठीक है, एक होता था दुर्गपति। दुर्गपति मतलब दुर्ग का निरीक्षण करने वाला, देख रेख करने वाला। एक होता था चारा, क्या होता है? वाजपति। वाजपति, ठीक है, ये चारागाह का देख रेख करता था, गोचर भूमियों का अधिकारी था। ठीक है, इसके बारे में बताता। पशुपालन में इसका सबसे बड़ा मतलब रोल रहा था। उसके बाद अगर पूछ ले उग्र, तो उग्र मामे बहुत रहते हैं। उग्र मंडा मामा रहे, यानी कि पुलिस अधिकारी, पुलिस से रिलेटेड हो गया। ठीक है, और उसके बाद सूत। ठीक है, सूत, रथकार, मतलब ये सर्विस देने वाले हो गए। रथकार हो गया, सूत हो गया, ठीक है, कामादी हो गए, ये सब। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि धार्मिक अधिकारी कौन था। धार्मिक अधिकारी अपने पास दो हैं। ठीक है, एक तो गया विशिष्ट, ये होता था रूढ़िवादी, विचारधारा का बंदा था। एक था विश्वामित्र, ये था उदारवादी। दो प्रकार के धार्मिक अधिकारी होते थे, एक रूढ़िवादी होता था वो विशिष्ट कहलाता था, एक उदारवादी था वो विश्वामित्र था। ठीक है, गुप्तचर, जो गुप्त, उनको कहा जाता सपस, सपस, पसर जाता टाइम बैठा आदमी। दुर्गपति को कहते थे पूरब। ठीक है, वाजपति चारागाह, पशुपालन, इन सब की देखरेख ये करता था। ठीक है, गोचर भूमियों का अधिकारी था। गोचर मतलब जहां गाय चर सके, वो गोचर भूमि। पशुपालन रिलेटेड कौन था? वाजपति था। कौन सा था? वाजपति। ठीक है, और ये सूत, रथकार, ये जब इनको कहते थे रत्नी। ठीक है, और ये कितने होते थे? इनकी संख्या कितनी, रत्नियों की संख्या कितनी होती थी? संख्या होती थी इनकी 12। कितनी होती थी? 12। अब नोट लगा के लिख लो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरोहित व सैनिक होते थे। पुरोहित और सैनिक इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा जी।
चलो आगे बात करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा भाई साहब आपका, जल्दी से फ्री कर दूँगा आपको। चलो आगे बात करते हैं। देखो इसके अंदर दो नोट लगा के जो लिखना था वो ये लिखना था, एक तो आपको लिखना था कि यहाँ जो पुलिस अधिकारी, ठीक है, और पुरोहित, दोनों की सबसे ज्यादा चलती थी। न्यायिक अधिकारी का उल्लेख कहीं नहीं मिला अपने को वैदिक सभ्यता में, ठीक है, कहीं लेना देना नहीं है। इसके अंदर एक संस्था होती थी, क्या होती थी? संस्था। ये मैंने फर्स्ट वीडियो जो आई थी उसके अंदर लिखा हुआ है, एक होती थी सभा और एक होती थी समिति, ठीक है, एक सभा और एक समिति। हाँ, इसको राजा डील करता था। क्या करता था? राजा इसका राजा को सलाह दिया करती थी। ये जो सभा है ना, इसके अंदर जो सदस्य होते थे वो राजा को सलाह दिया करते थे, और इसके अंदर श्रेष्ठ लोगों की संख्या होती थी, मतलब माइंडेड खोपड़ी। और अगर हम कहें इसको आज की, तो राज्यसभा टाइप, वरिष्ठ लोग होता, बुजुर्ग लोग होता, श्रेष्ठ लोग होता। और सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर स्त्रियां भी भाग लेती थी, दोनों के अंदर ही स्त्रियां भाग लेती थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात होगी। अब बात करते हैं समिति की। तो इसका अध्यक्ष ईशान कहलाता था, ठीक है, और सामान्य लोगों की ये होती थी। एग्जाम्पल फॉर लोकसभा, लोकसभा समिति होती थी, और जो सभा है, ठीक है, वो राज्यसभा के टाइप होती थी, श्रेष्ठ लोग इसमें। और इसके अंदर ईशान मतलब किसान टाइप, या मतलब व्यापारी टाइप, अपने मिडिल क्लास फैमिली इसके अंदर बिलोंग करती थी। इसके अंदर श्रेष्ठ लोग जाते थे। बस इतनी सी कहानी समझ में आ गई। अब देखो इनके यहाँ युद्ध होते थे। क्या होते थे? युद्ध। अब युद्ध की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। और याद रखना, वैदिक काल में सबसे ज्यादा युद्ध जिसके लिए हुए हैं वो गौ माता के लिए युद्ध हुए। फुटन दो चौड़ी गौआ की, ये असल वीर से हिंदू का तो कदर करेगा गौआ की। जय गौ माता की। तो मानिए न, देखो अब बात करा पाए युद्ध की। युद्ध को कहते थे गविष्ठ। युद्ध करने वाले को गविष्ठ कहा जाता था, ठीक है। युद्ध के लिए जाते थे, या गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया इन्होंने युद्ध के लिए। गविष्ठ मतलब गायों के लिए युद्ध। तो अगर किसी को भारतवर्ष के अंदर गायों का श्रेय जाता था, वो जाता है आर्यों को, ठीक है। 10 राज्य युद्ध का नाम सुना होगा। इसके अंदर एक मेन युद्ध है 10 राज्य युद्ध। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 7वें मंडल में, ठीक है, 10 मंडल, 7वें मंडल में रावी नदी पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। 7वें मंडल में जिक्र है एक इस युद्ध का, रावी नदी के तट पर हुआ है। कितने राजाओं का? 10 राजाओं का। मतलब एक प्रकार को आईपीएल ही चलाना रहे। 10 राजाओं का युद्ध हुआ है। रावी नदी को अगर वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? परुष्णी नदी। यही याद रखना, ठीक है। एक साइड में एक लो राजा, 9 एक साइड में, ठीक है। भारत की तरफ से था सुदास और 9 कबीला सामने। ये युद्ध हुआ था, ठीक है। सुदास वसज 9 कबीला, या समुदाय वसज 9 कबीला। तो ये 10 जने हो गए ना युद्ध करने वाले। तो इसमें अब इसकी हम जानकारी कर लेते हैं, सामाजिक जानकारी। कौन से शतात्मक थे? हमने सिंधु सभ्यता में पढ़ाई की मात्र शतात्मक थे, लेकिन वैदिक सभ्यता में
पितृस्थात्मक होंगे। ये देखो, अब देखो, हाँ अब सामाजिक जानकारी। देखो, सामाजिक जानकारी में वर्ण व्यवस्था सबसे बड़ी बात। ठीक है, वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के 10वें मंडल में लिखी गई है। वर्ण व्यवस्था की बात कितवें मंडल में? 10वें मंडल। चल, एक बात होगी। दूसरी बात, 4 वर्ण है, ये भी पता है आप सभी को। 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। विभाजन का आधार व्यवसाय था। विभाजन का आधार व्यवसाय था। मतलब भाई साहब, जो ये जन्म के आधार पर जातों का निर्धारण है, ना तो भगवान ने किया है, ना वैदिक सभ्यता ने किया है, ना सिंधु सभ्यता ने किया है, कि ये उन्होंने वर्ण आधार किस पे किया था? व्यवसाय के आधार पे। गीता में भी सेम चीज लिखी है, कर्म प्रधान। आप कर्म जो करेंगे वही आपकी जाति है। समझ गए? तो कुछ लोग ये बोलते हैं ना कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई है, ये एक नहीं बनाई गई, ये जो व्यवसाय के अकॉर्डिंग जाति बनाई गई थी। और उसके बाद जैसे जन्म होता गया, क्योंकि व्यवसाय एक घरेलू व्यवसाय हो गया, तो वो चलता रहा। ब्राह्मण का बेटा पढ़ाता रहा, मतलब यज्ञ वगैरह करता रहा, तो वो आगे चलता रहा। उसके बाद वो ब्राह्मण एरिया के अलग अलग सिस्टम बन गया। ठीक है, लेकिन आजकल वैसा नहीं है, सब मॉडर्न जमाना आ गया। बस मानवता सबसे बड़ी चीज़ है, ना धर्म बड़ा है, ना जाति बड़ी है, मानवता बड़ी है। जिसके हृदय में प्रेम है, वो कोई जात देखता है ना पात देखता है। चलिए आगे देखते हैं। मतलब कोई गलत बोली जी लगे। दूसरा पॉइंट है मेरे मंडा, इन्हें देखो मंडा, पितृस्थात्मक। देखो मंडा, पितृस्थात्मक समाज मतलब स्त्रियां की स्थिति बेहतरी। पितृस्थात्मक है, फिर भी स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी। आ चीज एज की छोरियां देखने वाली, देख लो भैया, इनमें वैदिक सभ्यता में कोई स्त्रियां से कोई मतलब भेदभाव को नहीं हो, बीच बिचारा सी हो थोड़ा सा। तो पितृस्थात्मक होते हुए भी स्त्रियों की स्थिति जो थी वो अच्छी थी। शिक्षा के अंदर भी अपनी स्त्रियां ने मतलब थी उस समय। तो नाम देख लेते हैं, हम थोड़ा जान लेते हैं उनके बारे में। लोपामुद्रा, घोषा, ठीक है, विदुषी, सिकता, आपला, ये कुछ महिलाएं थी जो विदुषी स्त्रियां थी। विश्वा सबसे इंपॉर्टेंट, ये विदुषी स्त्रियां थी, पढ़ी लिखी। ठीक है, बाल विवाह पर्दा प्रथा नहीं था, बाल विवाह भी नहीं था और पर्दा प्रथा नहीं था। और क्यों नहीं था वो मैं अभी बोल नहीं सकता, क्लास में ऑफलाइन क्लास में समझाता हूं मैं। विधवा पुनर्विवाह देवर के साथ होता था। पुनर्विवाह होता था किंतु किसके साथ? देवर के साथ। ये प्रचलन तो आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं है। ठीक है, कई छोरियां के मतलब कोई प्रेम प्रूम हो जाए बाद में की सके ब्याह कौन करांगा तो या बीसा करा नहीं तो कराई को नहीं। बेसी लुगाई ने वैदिक धर्म के अंदर छोरिया ने के केनता आमाजू एमाजू, या तो वो आसी नहीं तो आसी। वो इन जिज्ञासा समझी जीवन भर अविवाहित रहने वाली कन्याओं के लिए अमाजू शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे कहानी सुनना, टाइम तो क्यों। चलो जी, धर्म। अब देखो धर्म की बात कर ले, समाज की बात कर ली, कहानी सुन मांगी, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी करी। थोड़ा सा नाम याद रखना है। अमाजू देखिए, एक सगा ब्याह करायो तो करायो, नहीं तो भाई साहब को नहीं करायो, वरना क्यों आप ब्याह कराओ ही 8-9 दुनिया जाएगी। सारो मोटी बात क्यों कर क्रांति चकला बेलन दो टिंगरा सींड समो। चलो धर्म की बात करते हैं।
हमें कुछ मतलब नहीं के मांडिया टेम को नहीं, अपन दूसरा की बात करना। प्रकृति पूजा, अब देखो प्रकृति पूजा होगी सबसे इंपॉर्टेंट, वृक्ष, पशु और सूर्य, तीन चीज, वृक्ष, पशु, सूर्य। सूर्य के लिए गायत्री मंत्र लिखा गया था जो विश्वामित्र जी ने लिखा था। ये अनार्यों को आर्य बनाने के लिए लिखा गया था, ये चीज याद रखना। अनार्य मतलब जो आर्य नहीं थे उनको आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र होता था। गायत्री मंत्र का जाप कीजिए और आप आर्य बन जाइए। गायत्री मंत्र काश इस टाइम चलो आगे बात करो। पवित्र पशु, अब देखिए गायों के लिए गविष्ठ युद्ध होता था तो गाय सबसे पवित्र थी भाई साहब। गौ माता पवित्र पशु था, ठीक है। और वृक्ष तो पीपल, बरगद, ये तो इतनी चीज समझ में आ गई। चलो अब थोड़ा सा देवता की बात करते हैं। देवता किसी के साथ देखो लिखता जाइयो। इंद्र 250 ऋचाएं मिली थी, पीछे पहली क्लास में बता दिया था। अग्नि 200 ऋचाएं मिली थी। इंद्र के बारे में बताया कि ये अपने वर्षा का देवता है, ठीक है। मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, वो बारिश इंद्रदेव करवाता था। युद्ध के देवता भी इंद्रदेव थे। 200 ऋचाएं अग्निदेव के लिए कही गई हैं और ये मध्यस्थता करते थे जनता और भगवान के बीच में। अग्निदेव मध्यस्थता करते थे, मतलब भगवान के पास किसी व्यक्ति को जाना था तो अग्निदेव। अब देखो कहानी समझो, समाधान कल पढ़ा था हमने सिंधु सभ्यता में, वहां क्या थे, दफनाने और जलाने दोनों के साक्ष्य थे। इसमें कहा गया कि जब मृत शरीर होता है उसको भगवान के पास पहुंचाने के लिए अग्नि मध्यस्थता करती है, ठीक है। और पवित्र नदी की बात करूं, उस समय नदी जो पवित्र थी तो सरस्वती थी मांडिया, सरस्वती, ठीक है मांडा, सरस्वती, हाँ पवित्र नदी। और मंत्र गायत्री मंत्र, यह श्लोक जो था तो गायत्री मंत्र, ठीक है। मरुत, आंधी तूफान, आंधी तूफान मरुत कहते थे, आंधी तूफान ये भी भगवान माना जाता था। ओ भगवान रूस ना देखे त्रिपाल, ठीक है। कुत्ता दिखाओ सबने। विष्णु, विष्णु भगवान थे। घो था आकाश के देवता, ठीक है। और अपने वनस्पति के सोमदेव थे, सोमदेव वनस्पति के देवता थे, सोम। इतनी सी मोटी सी कहानी को नहीं, ठीक है। अब इनकी जीवन शैली की बात करते हैं। यह धर्म की होगी, अब जीवन शैली की बात कर लेते हैं। अब उनकी जीवन शैली याद है क्या? कुछ मीठा हो जाए में वो चॉकलेट नहीं शहद खाते थे। कौन से? सिंधु सभ्यता वाले। तो वैदिक वाले क्या खाते हैं ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। जीवन शैली, जीवन शैली में संगीत, नृत्य, दौड़, तीन चीज याद रखियो। संगीत, नृत्य, दौड़। संगीत नृत्य समझ में आ गई। गोड़ की शांति, एक तो घोड़ा दौड़ता और एक रथ दौड़ता। भाई टाइम पास खातर की तो करना पड़े तो। और मुख्य पेय सोमरस, सारा ध्यान तुम पढ़े ना रे। हाँ ठीक है, उधर का मंगलवार है। वस्त्र, वास, अधिवास और उष्णीय। वस्त्र कौन से कहते थे? वास, अधिवास और उष्णीय, ठीक है। शीत ऋतु, उष्ण ऋतु, गर्मी, सर्दी और बारिश, तीन टाइप का कपड़ा पहनता। अंदर पहनने जाने वाले वस्त्र नीवी कहलाते थे। बाद में शायद निक्कर बन जाना, नेवी से बना निक्कर, ठीक है। चल वीडियो ना लो। चल ये चीज होगी।
अब इनकी अन्य जानकारी पढ़ लेना, ठीक है। अन्य जानकारी में क्या होगा इनके, चल मुख्य व्यवसाय, व्यवसाय पशुपालन पर निर्भर थे, कृषि पर निर्भर थे, बस कृषि पशुपालन दो ही थे इनके, कृषि और पशुपालन। धातु कौन सा था, धातु कौन सा था इनका, लोहा और तांबा। लोहा को श्यामश्यक अयश्यक कहते थे, अयश्यक, और तांबा को क्या कहते थे, लोहित अयश्यक। बस एक का विनिमय प्रणाली इनकी वस्तु विनिमय थी, विनिमय प्रणाली। जी आप 100 रुपया देके डेयरी मिल्क की चॉकलेट लो, पहले यहाँ को तो पहले थे एक दूसरी लेके जानता किटकैट वाली बाद दे देता और डेयरी मिल्क वाली ले लेते, किटकैट वाली दी डेयरी मिल्क ले ली, कणक दी चावल ले लिए, चावल दिए सरसों ले ली, तो एक आधे यानी कि वस्तु विनिमय था, वस्तु दे के वस्तु लेनी। आजकल धन दे के वस्तु खरीदते हैं, समझ कि नहीं। हाँ, और एक शब्द आएगा पणी, पणी मतलब दूर दूर तक व्यापार जो करते थे, लंबी रेंज तक व्यापार करते थे, वो पणी थे। सूदखोरी, सूद समेत नाम सुन लो, सूदखोरी यानी कि जो ब्याज पे पैसे देते थे, ठीक है। उनके लिए एक शब्द प्रयोग है इनके लिए, वैट नोट। भैया आजकल रुपया देड़ा बासे के बैक नोट, भी नोट पाछा को नहीं देड़ा, और जे दे दिया रिश्तेदारी तो मरे ही को नहीं, फिर बैठे रहते कभी मामा ना फोन करो चाहे खूंफाड़ा रुपया की नहीं। चलो ऋग्वेदिक काल नदियां और बात कर लेते हैं, नदियों की बात से वैसे तो बात कर लिया हमने, थोड़ी और बात कर लेते हैं। और महाजनपद आपको पता ही है, कल पढ़ के आओगे सारे, महाजनपद और पढ़ लेना, ठीक है। चलिए देखो इसके अंदर 3 नदियां हैं, ठीक है। पवित्र की बात करें तो सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण, यह पवित्र सरस्वती नदी। उल्लेख अगर किसी का ज्यादा मिलता है तो वह सिंधु नदी, ठीक है। और गंगा का भी एक बार इनकी जिक्र मिलता है, एक बार गंगा का जिक्र भी मिलता है। यमुना का 3 बार जिक्र मिलता है, ऋग्वेदिक स्त्रोत जो पढ़ेंगे तो उसमें 3 बार। बस हाँ, इतनी कहानी समझ में आ गई, बस इतनी आनी चाहिए, ज्यादा अपन ले आगे क्या करना, ठीक है। चल अब देखो, ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, कल महाजनपद पढ़नी है, ये टॉपिक यही कंप्लीट होता है, इससे ऊपर इसमें से कुछ नहीं आएगा। बस कल महाजनपद पढ़नी है। अंग मगध काशी कौशल वज्जी मल चेदी वत्स कुरु पंचाल मत्स्य सुरसेन अस्मा कावंती कंबोज गंधार, ये जनपद है, इनको याद करना है, रट के पी लेना है, घोट के पी लेना है, ये आज का काम है। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, घंटा जरूर दबाना, क्योंकि आजकल हम मनुष्य सिर्फ घंटा बन के रह गए, सॉरी मनुष्य नहीं, पुरुष जितने भी हैं वो जनहित में जारी है, ठीक है। और भाई साहब जिनकी बारी आ गई वो तो ठीक, नहीं तो बाकी सब पुरुषों की तैयारी है। चलो शुभ रात्रि, शब्बा खैर, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम।